के लिए इतनी महत्वपूर्ण और इतनी अनिवार्य है कि इसके बिना अन्य समाधान कम से कम लंबे समय तक तो काम नहीं करेंगे। मैं पहचानने लगा कि यह खोया हुआ घटक सफलता और आत्मपूर्णता के अन्य सभी तत्वों को पहली बार एक साथ जोड़ने वाला औजार साबित हो सकता है। और चारों ओर एक नजर डालते ही मैं समझ गया कि मेरा अनुमान सही था। लाखों लोगों ने सफलता के बेस्ट सेलिंग समाधान आजमाए हैं, लेकिन मुट्ठी भर ही स्थायी परिवर्तन कर सके हैं। अधिकतर लोग कुछ समय तक इस दिशा में परिश्रम करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। नए आत्मविश्वास के पहले रोमांच के बाद उनके सपने रोजमर्रा के जीवन की हकीकत से दबकर रह जाते हैं। क्योंकि पुरानी प्रोग्रामिंग आदतों को नियंत्रित करती है, इसलिए पुरानी आदतें एक बार फिर कमान थाम लेती हैं। संसार को जीतने और बड़े परिवर्तन करने का लक्ष्य फिर किसी समय के लिए छोड़ दिया जाता है। मैं इस मामले में अधिक आशावादी बनना पसंद करूंगा, लेकिन आप ही बताएं, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिनका जीवन प्रत्येक दिन, प्रत्येक साल सचमुच पूर्ण है या सफलतापूर्वक सफल है? यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रतिदिन पूर्ण और सफलतादायक जीवन जीना असंभव नहीं है, परंतु यह बहुत कम दिखाई देता है। यद्यपि हमें बताया जाता है कि हम में से कोई भी बहुत सफल जीवन जी सकता है और हमें इस बारे में विशेष निर्देश भी दिए जाते हैं कि यह काम कैसे करें। इसके बावजूद हम में से बहुत कम इसे कर पाते हैं। यह सिलसिला शायद कुछ हफ्तों या महीनों से अधिक नहीं चलता। हम वापस पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं, पहले जैसा ही हो जाते हैं, जीवन को पहले की तरह ही जीने लगते हैं। शायद थोड़ा बहुत आगे बढ़ते भी हैं, लेकिन मन ही मन हैरान होते हैं कि हम उतना अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए। बेस्ट सेलिंग पुस्तकों से मिले सबसे अच्छे विचार भी, जिन्हें देखकर लगता था कि ये शर्तिया काम करेंगे लेकिन कुछ समय तक ही कारगर सिद्ध होते हैं, धीरे धीरे उनका महत्व कम हो जाता है। जो रोमांचक विचार, विस्फोटक खोजें और मानसिक प्रेरणाएं अत्यंत लाभकारी दिखाई देती हैं, वे केवल एक बार पढ़कर छोड़ी गई पुस्तकों में परिवर्तित हो जाती है, जिन्हें हम बाद में किसी शेल्फ पर रखकर भूल जाते हैं। मैंने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जिस खोए हुए घटक को खोज रहा हूं उसका हमारी व्यक्तिगत प्रोग्रामिंग से कोई संबंध हो? इस उत्तर का पता लगाने और यह सीखने के लिए कि क्या कारगर होता है, मैंने पहले यह जानने का निर्णय लिया कि क्या कारगर नहीं है और क्यों। मैंने जो भी सेल्फ हेल्प अवधारणाएं खोजी हैं, उनमें सबसे समझदारी भरी अवधारणा है अपनी अधिक सफल नई तस्वीर से मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग। यह पता लगाने वाला मैं पहला व्यवहारिक शोधकर्ता या लेखक नहीं हूं। कई अन्य लोग भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आप एक ढंग से या दूसरे ढंग से अपने मस्तिष्क में जो भी रखते हैं, वही आपको एक तरीके से या दूसरे तरीके से वापस मिलेगा। हालांकि आत्मविश्वास के क्षेत्र में काम करने वाला प्रत्येक लेखक समान निष्कर्षों पर नहीं पहुंचा, केवल इसलिए क्योंकि अलग अलग लेखक समस्या को अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे थे। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पुस्तकें लिखकर करोड़ों लोगों को स्थायी तौर पर नहीं तो कम से कम कुछ समय के लिए ही सही बेहतर जीवन जीने का मार्ग दिखाया है। जब वे दूसरों को खुशी और अधिक समृद्ध जीवन की ओर ले जा रहे थे, तब मैं सफलता के महान दर्शन में व्यस्त था। समय के साथ मैं यह विश्लेषण करने लगा कि सफलता के सिद्धांतों में से केवल कुछ ही क्यों काम करते हैं, शेष क्यों नहीं काम करते। मैंने सफलता के दर्शन का अध्ययन किया, निर्देशों की लंबी सूची का विश्लेषण किया। उदाहरणार्थ, अधिक धन कैसे कमाया जाए, बेहतर मैनेजर कैसे बना जाए, वजन कम कैसे किया जाए, हताशा से कैसे उबरा जाए, बेहतर नौकरी कैसे पाई जाए, लक्ष्य कैसे तय किए जाएं, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें,
समय का प्रबंधन कैसे करें या आमतौर पर अधिक सफल कैसे हों। इसके बाद मैंने सफलता की तकनीकों को आजमाकर देखा और दर्जनों लोगों से बातचीत की जिन्होंने यही किया था। मैंने सफलता के उद्योग के कई नेताओं से लंबी चर्चा की उन निगमों में जो सफलता बेचने का कारोबार करते हैं। मैंने उन ग्राहकों से बात की जिन्होंने गोष्ठियों में भाग लिया था, पुस्तकें खरीदी थी या कैसेट सुने थे। क्या कारगर है और क्या नहीं, यह जानने के लिए मैंने स्वयं को सफलता के संसार में डुबो दिया और उस रोमांचक क्षेत्र के हर पहलू की अंदर से बाहर तक जांच की। मैंने उद्योग के नेताओं से बात की, मैंने उनकी विधियों, तंत्रों और समाधानों की जांच की। अवलोकन, तकनीकों के अभ्यास और लोगों से मिले परिणामों का विश्लेषण करते हुए उन वर्षों के दौरान मैं पहले आपसे यह सवाल पूछता रहा कि जब इतने सारे अच्छे समाधान मौजूद है तो हमारे जीवन में स्थायी परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। उदाहरण के तौर पर ऐसा क्यों है कि इतने सारे लोग सकारात्मक सोच जैसे महत्वपूर्ण विषय पर पुस्तक पढ़ने के बाद अलग तरह से सोचने का निर्णय तो लेते हैं, लेकिन 6 महीने बाद ही दोबारा उसी प्रकार सोचने लग जाते हैं जैसा कि पुस्तक को पढ़ने से पहले सोचा करते थे। अंततः मैं आत्म सुधार के बारे में इन निष्कर्षों पर पहुंचा। पहला, अधिकतर लेखक सही मार्ग दिखाते हैं। अधिकतर मामलों में वे ईमानदार और परवाह करने वाले होते हैं जो प्रत्येक के लिए सर्वश्रेष्ठ पर ही विश्वास करते हैं। दूसरा, यदि आप उनकी सलाह पर आचरण करते हैं तो अधिकतर मामलों में आपको सफलता मिलेगी। तीसरा, यदि आप उनकी सलाह पर आचरण करना छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से सहायता मिलना बंद हो जाएगी। मैंने सफलता के सिद्धांतों का अध्ययन किया, उनमें से कुछ अधिक लंबे समय तक कारगर होते हैं। बहरहाल, एक बार पढ़ी गई चीज कोई स्थायी नहीं होती है। कोई भी सेल्फ हेल्प योजना या कार्यक्रम अपने आप या सतत सशक्तिकरण के बिना कारगर नहीं बना रह सकता। मैं जिन सेल्फ हेल्प अवधारणाओं की बात कर रहा हूं, हो सकता है कि आप उनके बारे में जानते हो। यह भी हो सकता है कि आप न जानते हो। बहरहाल, यदि आपने पिछले 20-30 वर्षों के दौरान सेल्फ हेल्प साहित्य पढ़ने में अधिक समय नहीं बिताया है तो मैं आपको इसके सबसे लोकप्रिय संदेशों का सार बता देता हूं। सफलता का साहित्य कहता है कि यदि आप अधिक सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, आपको अपनी प्राथमिकताएं सही रखनी चाहिए, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, आपको अपना भविष्य स्वयं बनाना चाहिए, आपको मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, आपको अपने लक्ष्यों के परिणाम को स्पष्टता देखना चाहिए, आपको अपने भाग्य की बागडोर किसी दूसरे को नहीं सौंपनी चाहिए, आपको रचनात्मक बनना चाहिए, आपको बड़ा सोचना चाहिए, आपको अपने तनाव को नियंत्रित करना चाहिए, महत्वाकांक्षी और निश्चयात्मक होना चाहिए, आपको सकारात्मक ढंग से सोचना चाहिए, आपको अपनी सही दिशा स्वयं चुननी चाहिए, आपको स्पष्ट लक्ष्य तय करने चाहिए और उनकी समीक्षा करते रहना चाहिए, आपको अपने मस्तिष्क को बेहतर बनाने, परिणामों की समीक्षा करने और आवश्यक चीजें पढ़ने में प्रतिदिन कुछ समय देना चाहिए, आपको सहनशील होना चाहिए, आपको हर कार्य प्रेम पूर्वक करना चाहिए, आपको घृणा नहीं करनी चाहिए, आप में साहस होना चाहिए, आपको जान लेना चाहिए कि जीवन के बारे में आपकी अधिकतर मान्यताएं भ्रम के सिवा कुछ नहीं है, आपको ईमानदार होना चाहिए, आपको कड़ा परिश्रम करना चाहिए, आपको विश्वास करना चाहिए कि धन अच्छा है और यह आपके पास अवश्य आएगा, आप में आस्था होनी चाहिए। यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उसे प्रसन्नतापूर्वक करना चाहिए, आपको मजबूत बनना चाहिए, आपको प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए, आपको अपने समय का प्रबंधन करना चाहिए, आपको सही पोशाक पहननी चाहिए, आपको दूसरों को राजी करना आना चाहिए, आपको अवकाश लेना चाहिए, आपको किसी अधिक ऊंची शक्ति में विश्वास करना चाहिए,
आपको सही भोजन करना चाहिए, आपको समझदारी से जीना चाहिए, आपको ऐसे लोगों की मदद लेनी चाहिए जो आपके लक्ष्यों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, आपको दूसरों की सहायता करनी चाहिए, आपको प्रेरक बने रहना चाहिए, आपको ध्यान करना चाहिए, आपको आशावादी बनना चाहिए, आपको दूसरों पर विश्वास करना चाहिए और विश्वास के योग्य बनना चाहिए। आपको यह जान लेना चाहिए कि सफलता का अर्थ केवल धन नहीं है। आपको दयालु होना चाहिए, आपको बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए, आपको विवरणों का ध्यान रखना चाहिए, आपको व्यवस्थित बनना चाहिए, आपको टालमटोल नहीं करनी चाहिए, आपको नियंत्रण में रहना चाहिए, आपको स्वस्थ एवं सक्रिय रहना चाहिए, आपको प्रत्येक समस्या को अवसर के रूप में देखना चाहिए, आपको अपने पद संबंधी प्रत्येक कार्य को सीखना चाहिए, आपको सफलता से घबराना नहीं चाहिए, आपको दूसरों के प्रति उदार होना चाहिए, आपको ईश्वर में विश्वास करना चाहिए, आप जिसे भी संभव मानते हो उससे थोड़े ऊंचे का प्रयास करना चाहिए, आपको अपने दूरगामी लक्ष्य तय करने चाहिए, आपको कर्म करना चाहिए, आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। मुझे बताया गया था कि यदि आप यह सब कर लेते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। हालांकि मैं संदेहवादी था, लेकिन मुझे सहमत होना ही पड़ा। यदि आप आत्म सहायता या आत्म सुधार के उपलब्ध सभी सर्वश्रेष्ठ संदेशों को मिला लें तो यह स्पष्ट है कि वे हमें सफलता की अधिकतर कुंजियां प्रदान कर देंगे। यदि यह सच है और मैं मानता हूं कि ऐसा है तो फिर गलत क्या है? यदि सिद्धांत और कई मामलों में तो विस्तृत निर्देश भी हमारे सामने इतनी स्पष्टता से बता दिए गए हैं, तो फिर हमें अधिक पुस्तकों, अधिक समाधानों और अधिक याद दिलाने वाली चीजों की आवश्यकता क्यों है? अनुमान है कि हाल के 1 वर्ष में $1 अरब से अधिक की सेल्फ हेल्प सामग्री केवल अमेरिका में ही बिकी। इस सब के बावजूद खोई हुई कड़ी कौन सी है? खोई हुई कुंजी कौन सी है? वह क्या चीज है जो इस पहेली को हल करेगी और हम में से प्रत्येक को स्थायी व्यक्तिगत सफलता और संतुष्टि प्रदान करेगी? क्या कारगर है और क्या नहीं? इसके विश्लेषण पर मुझे 3 ऐसे अंश मिले जो लगभग सारे साहित्य से नदारद थे। पहला खोया हुआ अंश है स्थायित्व। सभी बाहरी समाधान अस्थायी होते हैं। सबसे अच्छे विचार भी केवल कुछ समय तक ही कार्य करते हैं। सतत ध्यान तथा प्रयास के बिना सफलता की सबसे रोमांचक महत्वपूर्ण खोजें भी अंततः हमारे अच्छे विचारों और अच्छे इरादों की सूची में जुड़कर रह जाती है। बहुत कम ऐसे स्वचालित तरीके बताए गए हैं जो लंबे समय तक अपने आप काम करते हैं। मुझे आज तक कोई ऐसी पुस्तक नहीं मिली जो शेल्फ के नीचे कूदे और हर सुबह आपका कंधा थपथपाकर कहे, अरे मेरी याद है मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, तुम इसे क्यों नहीं कर रहे हो? सफलता के अधिकतर साहित्य का दूसरा खोया हुआ अंश है मानव मस्तिष्क की मनोदैहिक प्रक्रियाओं का ज्ञान, जो वास्तविक मन मस्तिष्क की प्रक्रियाओं के बारे में हमारी जानकारी पर आधारित है। मानव मस्तिष्क किस प्रकार प्रोग्रामिंग को स्वीकार करके उस पर प्रतिक्रिया करता है, यह हमें किस प्रकार दिशा देता है और नियंत्रित करता है, इसकी वास्तविक प्रक्रिया को समझे बिना सफलता की कोई भी ऐसी योजना बनाना मुश्किल एवं असंभव होगा जो कारगर हो और अनंत समय तक काम करती रहे। समझ लें कि यह मस्तिष्क ही है जो जहाज को चलाता है। यदि आप किसी भी प्रकार का स्थायी परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको नियमों का अनुसरण करना पड़ेगा। यदि आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं और स्थायी बनाना चाहते हैं तो आपको उसी प्रकार कार्य करना होगा जिस प्रकार मस्तिष्क कार्य करता है। तीसरा खोया हुआ अंश सबसे महत्वपूर्ण है। यह है अवचेतन मन को दिए जाने वाले नए शब्द दर शब्द दिशा निर्देश, यानी एक नई प्रोग्रामिंग, मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र। इसका अर्थ है एक विशेष प्रोग्रामिंग शब्दावली जिसमें चुनिंदा लाभकारी शब्द होते हैं
जिनका प्रयोग कोई भी और किसी भी समय कर सकता है। ऐसे शब्द जो पुरानी नकारात्मक प्रोग्रामिंग को मिटा तथा हटा सकते हैं और आपको सकारात्मक एवं उपयोगी नई दिशाओं में ले जा सकते हैं। इन तीनों खोए हुए अंशों को सम्मिलित करने वाला एकमात्र समाधान है आत्मचर्चा। एक पल के लिए उन चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहेंगे, या अपने जीवन में उन अधिक छोटी चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप इस समय बदलना चाहेंगे। आपका लक्ष्य अधिक आमदनी पैदा करना हो सकता है, या फिर बेहतर पारिवारिक जीवन प्राप्त करना, अपनी योग्यताओं को बेहतर बनाना, स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करना, ऑफिस या कामकाज में बेहतर करना, कुछ भी हो सकता है। परिवर्तन करने के लिए आप चाहें जो साधन चुनें, जब तक उसके पहले आप अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को बदलना शुरू नहीं करते, तब तक संभावित परिणाम यह होगा कि आप जो हासिल करना चाहते हैं वह लंबे समय तक कारगर सिद्ध नहीं होगा। धन्यवाद। hindiaudiobook.com। आइए चलते हैं अध्याय 4 की ओर, जो है नई खोज। आपका दिन शुभ हो। क्या कहें जब स्वयं से बात करें। शैड हेल्मस्टेटर, hindiaudiobook.com। अध्याय 4, नई खोज। पिछले कुछ दशकों में न्यूरोसाइंटिस्ट ने यह पता लगा लिया है कि मानव मस्तिष्क के बारे में हमारे अधिकांश अनुभव सच हैं। हमारा मस्तिष्क काफ़ी हद तक एक पर्सनल कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। स्पष्ट है कि मामला इतना आसान नहीं है। अंतर यह है कि अधिकतर मामलों में मस्तिष्क हमारे बनाए सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली है। मस्तिष्क का वजन लगभग 1.5 किलो या 3 पाउंड ही होता है, और यह डेस्कटॉप कंप्यूटर की अपेक्षा भूरी फूलगोभी जैसा दिखता है। मस्तिष्क कुछ महत्वपूर्ण मामलों में मानव निर्मित कंप्यूटर की तरह ही कार्य करता है, जिसे वास्तव में मस्तिष्क की कार्यप्रणाली के आधार पर ही बनाया गया है। गैर तकनीकी भाषा में कहा जाए तो कंप्यूटर के 3 बुनियादी भाग होते हैं, एक स्क्रीन, एक कीबोर्ड या टच स्क्रीन, और एक हार्ड ड्राइव या प्रोग्राम डिस्क। कंप्यूटर में क्या प्रोग्रामिंग की जा रही है, यह देखने के लिए हम स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। स्क्रीन पर ही परिणाम दिखाई देते हैं, यानी वह जानकारी जो हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमारे लिए संग्रह करें। कीबोर्ड या टच स्क्रीन वह है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश और जानकारी देते हैं, तथा हार्ड ड्राइव वह तंत्र है जिसमें हम जानकारी दर्ज और संग्रह करते हैं। हम इस तरह जो भी जानकारी दर्ज करते हैं वह हमेशा हमेशा के लिए दर्ज रहती है, जब तक कि कोई पुरानी जानकारी को मिटाकर इसे खाली न कर दे। मानव मस्तिष्क में भी यही बुनियादी हिस्से होते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन का अर्थ है हमारा हुलिया और कार्य, जो हम अपने आसपास के संसार के सामने दिखाते हैं। इंसान की 5 इंद्रियां इस कंप्यूटर का कीबोर्ड हैं। हम जो भी सुनते हैं, देखते हैं, स्वाद लेते हैं, स्पर्श करते हैं या सूंघते हैं, और जो भी अपने आप से कहते हैं, हमारे कीबोर्ड यानी 5 इंद्रियों के द्वारा मस्तिष्क में उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है। कीबोर्ड द्वारा भेजे गए प्रोग्राम और जानकारी दर्ज करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर एक हार्ड ड्राइव या किसी अन्य मेमोरी डिवाइस का प्रयोग करता है। मानव कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव है हमारा अवचेतन मन। हमारा प्रत्येक अनुभव हमारे अवचेतन मन में दर्ज हो जाता है, प्रोग्राम हो जाता है। कंप्यूटर से समानता के संदर्भ में यह समझना सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके व्यक्तिगत मानसिक कंप्यूटर में की जाने वाली प्रत्येक प्रोग्रामिंग चिरस्थायी होती है। यानी अब तक आपकी जो भी प्रोग्रामिंग की गई है वह सबसे शक्तिशाली मानव निर्मित कंप्यूटर पर टाइप किए गए प्रोग्राम जितनी ही महत्वपूर्ण और स्थायी है। मानव मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग हमें कैसे और क्यों इतनी अधिक प्रभावित करती है, इस जटिल प्रक्रिया को सरलता से समझने के लिए मस्तिष्क के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष पर एक त्वरित काल्पनिक निगाह डालते हैं। यही मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो अच्छा अनुभव करवाता है, कड़ा परिश्रम करता है
और कार्य पूरे करवाता है, या जब उतनी अच्छी तरह निर्देशित न हो तो यह हमें धीमा कर देता है, परिणाम को लेकर डर पैदा कर देता है और हमें चलते चलते रोक देता है। अब मस्तिष्क के नियंत्रण कक्ष में खड़े होने की कल्पना करें। सामने एक दीवार की कल्पना करें जिस पर लाइट के लाखों स्विच लगे हों। एक खंड के स्विच हमारी मनोदशा को नियंत्रित करते हैं, दूसरे खंड के स्विच हमारे स्वास्थ्य को नियंत्रित करते हैं, किसी अन्य खंड के स्विच हमारी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, एक अन्य खंड के स्विच हमारे नियोजन कार्य को, एक अन्य के स्विच हमारी आशाओं व स्वप्नों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। एक और खंड इस बात के लिए जिम्मेदार होता है कि हम कैसे कार्य करते हैं, हिलते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, दिखते हैं, बोलते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं। हमारी प्रत्येक चीज, हमारी स्मरण शक्ति, हमारा विवेक, हमारा दृष्टिकोण, हमारे डर, हमारी रचनात्मकता, तर्क शक्ति और मनोबल, सब कुछ हमारे मानसिक नियंत्रण कक्ष के स्विच द्वारा नियंत्रित होता है। जब भी कोई सूचना नियंत्रण कक्ष तक भेजी जाती है तो उचित स्विच के खंड को उचित निर्देश भेजे जाते हैं। पल भर में ही उनमें से कुछ स्विच बंद हो जाते हैं और कुछ चालू हो जाते हैं। मस्तिष्क के भीतर अरबों खरबों न्यूरॉन्स तथा न्यूरोमीटर्स कहे जाने वाले इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच का नेटवर्क मस्तिष्क के प्रत्येक हिस्से को संदेश भेजता है और स्विच के सही ढंग को चुनता है, जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे कुछ हिस्सों के स्विच चालू हो जाते हैं और कुछ बंद हो जाते हैं। मस्तिष्क के बेहद छोटे रसायन प्राप्त करने वाले केंद्र लगभग नए महसूस होने वाले इलेक्ट्रोमैकेनिकल संकेतों पर प्रतिक्रिया करते हैं। ये संकेत हमारे मस्तिष्क, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर को बेहद छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली रासायनिक तत्वों के द्वारा मिलते हैं, जो हमारे प्रत्येक कार्य को नियंत्रित या प्रभावित करते हैं। हमारी सही देखभाल करना हमारे मस्तिष्क की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए यह लगातार हमारी आवश्यकताओं की निगरानी करता है और आवश्यक कदम उठाने के लिए हमारे तंत्रों के विभिन्न हिस्सों को निर्देशित भी करता है। मस्तिष्क हमारे मन व शरीर के सभी अवचेतन इलेक्ट्रिकल, रासायनिक, मानसिक और शारीरिक संकेतों पर स्वतः प्रतिक्रिया करता है, जिनका मूल उद्देश्य हमें जीवित रखना होता है। जैव रासायनिक विद्युत आवेग, जिन्हें विचार कहा जाता है, लेकिन मस्तिष्क एक अन्य प्रकार के आदेश की भी प्रतिक्रिया करता है, जो लगभग स्वचालित होती है। यह असाधारण रूप से अप्रतिरोध्य विद्युत आवेग होता है, जो मस्तिष्क के स्विच को चालू या बंद कर देता है। हमें निर्देशित और नियंत्रित करने वाले इन विद्युत आवेगों व विशेष मानसिक आदेशों को विचार कहा जाता है। हम जो भी विचार अपने आप से चेतन या अवचेतन रूप से जो भी कहते हैं, वह विद्युत आवेगों में बदल जाता है। वे आवेग हमारे मस्तिष्क के नियंत्रण केंद्र को नियंत्रित करते हैं कि यह विद्युत और रासायनिक रूप से प्रतिदिन, प्रतिपल हमारी प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक भावना एवं प्रत्येक कार्य को प्रभावित व नियंत्रित करे। आपने अपने मस्तिष्क में जिन विचारों की भी प्रोग्रामिंग की है या दूसरों को ऐसा करने की अनुमति दी है, वे आपकी प्रत्येक चीज को प्रभावित, निर्देशित या नियंत्रित कर रहे हैं। जिस दिन हम पैदा होते हैं, उसी दिन से हमें ढेर सारी प्रोग्रामिंग मिलने लगती है। केवल 1 वर्ष में ही चारों ओर के संसार से हमें जो भिन्न भिन्न जानकारियां मिलती है, उन्हें गिनने के लिए एक विशालकाय कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। कुछ प्रोग्रामिंग बहुत स्पष्ट होती है, लेकिन अधिकतर प्रोग्रामिंग के बारे में तो हमें जानकारी ही नहीं होती। स्पष्ट प्रोग्राम वे टिप्पणियां, प्रश्न और कथन हैं जो हमसे सीधे कहे जाते हैं। अभिभावक और दूसरे वयस्क हमें बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। हमें यह भी बताया जाता है कि हम किस में माहिर हैं और किस में नहीं। यह भी कि हम कैसे दिखते हैं। हमें बताया जाता है कि किस चीज़ की अपेक्षा रखनी है, किस पर विश्वास करना है, कैसे कार्य करना है और क्या करना या क्या नहीं करना है।
बच्चे दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए जीवित रहने के लिए दूसरों की कही बात को सुनना और मानना महत्वपूर्ण होता है, और यहीं से हम दूसरों की कही बातों को स्वीकार करना और उन पर विश्वास करना भी सीख लेते हैं। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आइए चलते हैं अध्याय 5 की ओर, जो है हम विश्वास करना सीखते हैं। आपका दिन शुभ हो। क्या कहें जब स्वयं से बात करें। HindiAudiobook.com। अध्याय 5। हम विश्वास करना सीखते हैं। हमारे आसपास के लोग बचपन में हमें जो बताते हैं उसका हम पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इसी से हमारे विश्वास की नींव बनती है। इसी से अपने आसपास होने वाली अधिकांश चीजों और उनके बारे में हमारे विश्वास तय होते हैं। मुझे अब भी वह याद है जब मैं ग्रेड स्कूल में पढ़ता था। उस समय मैं यही चाहता था कि कोई वाद्य यंत्र बजाकर स्कूल के बैंड का सदस्य बन जाऊं। अपनी क्लास के 10-12 अन्य विद्यार्थियों के साथ मैंने बैंड में शामिल होने का परीक्षण देने का निर्णय लिया। मुझे एकदम अपरिचित वाद्य यंत्र देकर बैंड इंस्ट्रक्टर, क्लास टीचर तथा अन्य विद्यार्थियों के सामने बजाने के लिए कहा गया। इसके बाद मुझे वहां से भेज दिया गया। मैं जानता था कि मैंने अच्छी तरह नहीं बजाया था। जब लगभग 1 घंटे बाद सभी विद्यार्थियों का प्रदर्शन पूरा हो गया, तब मैंने बैंड डायरेक्टर की बात सुनी। वे क्लास टीचर से कह रहे थे कि मुझे बैंड में शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि मुझमें संगीत की कोई योग्यता ही नहीं है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि मैं कभी कोई वाद्य यंत्र नहीं बजा पाऊंगा। 12 वर्ष के इस लड़के के दिल में वाद्य यंत्र बजाने की प्रेरणा थी। उसके लिए यह कितनी अविश्वसनीय प्रोग्रामिंग थी। यह प्रोग्रामिंग कारगर रही। मैंने किसी दूसरे की बात सुनी कि मुझमें संगीत की योग्यता नहीं है और मैंने उस पर विश्वास भी कर लिया। मैंने इसे तथ्य के रूप में स्वीकार कर लिया कि मुझमें संगीत की कोई प्रतिभा नहीं है और कभी होगी भी नहीं। खैर, बरसों बाद मुझमें इतना साहस आया कि मैं पियानो किराए पर लूं, कुछ नोट्स सीखूं और उन्हें बजाऊं। वह भी तब जब आसपास यह बताने वाला कोई नहीं हो कि मैं संगीत नहीं बजा सकता। उस पुरानी प्रोग्रामिंग को मिटाने में मुझे बरसों लग गए। हालांकि शुरुआत से ही यह सरासर झूठी प्रोग्रामिंग थी। हताशा भरे लगभग 20 वर्षों बाद मुझे पता चला कि हमारे स्कूल बैंड के डायरेक्टर की बात गलत थी और मैंने उस बात पर विश्वास कर लिया था। यहां इसका विपरीत उदाहरण भी प्रस्तुत है। 6 साल का माइकल अक्सर दोपहर में पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने जाता था। एक रात जब वह सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था और सोने जा रहा था, उसे बाहर कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन सुनाई अवश्य दे रहा था। उसी समय वह बुजुर्ग पड़ोसी वहां आकर रुका। उसने उसकी मां को बताया कि माइकल बहुत रचनात्मक बालक है और आगे चलकर बड़े रचनात्मक कार्य करेगा। छोटे माइकल ने उसकी यह बात सुन ली। दशकों बाद माइक बेंस अमेरिका के सबसे शीर्षस्थ रचनात्मक प्रशिक्षुओं में से एक बन चुके थे और संसार भर में प्रमुख निगमों तथा संस्थानों को व्यक्तिगत परामर्श देते थे। छोटे से माइकल ने अपने बारे में एक छोटा सा सकारात्मक प्रोग्राम केवल संयोग से सुन लिया था और उसने उस पर विश्वास कर लिया था। दुर्भाग्य से हमारी प्रोग्रामिंग प्राय इतनी अधिक लाभकारी नहीं होती। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई बच्चा इन मासूम लेकिन घातक शब्दों को कितनी बार सुनता है? तुम कुछ नहीं बन सकोगे, या बताया जाता है कि यह खेल, वह करियर, वह जीवन साथी या वह सपना उसके लिए सही नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह सुनने पर हमारे उत्सुक और खुले युवा मन को एक एहसास होता होगा, या हम क्या विश्वास करते होंगे? हमारी कुछ प्रोग्रामिंग स्पष्ट होती है, यह साफ दिखती है, हमारा ध्यान खींचती है और हमसे प्रतिक्रिया चाहती है। लेकिन हमारी अधिकतर प्रोग्रामिंग इतनी स्पष्ट नहीं होती, अधिकांश तो बहुत सूक्ष्म होती है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन संकेतों, निर्देशों, नियंत्रणों
प्रेरणाओं और अपेक्षा